अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो अपने यूट्यूब की सीरीज़ ऑफ चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन। यानी मतलब क्या है कि हमने अभी तक इस चैप्टर के पिछले जितने भी लेक्चर्स थे, पहले हमने ये डिस्कस किया कि कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन होता क्या है, एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है क्या, हम कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर हमने कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स की बात की कि कौन से डाटा स्ट्रक्चर हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं अपनी डिफरेंट डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उनको मीट करने के लिए। आज हम बात करेंगे कि अगर हमने एक कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन बना दिया है तो हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं कि वो एक एफिशिएंट सॉल्यूशन है और वो हमारी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा-सा टफ़ टॉपिक भी है, जो कि बीएस लेवल पे और एमफिल लेवल पे पढ़ाए जाते हैं ये चीज़ें, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही इस चीज़ को क्लियर किया जाए। और अगर आपको ये मेरी एफ़र्ट पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कि इस पूरे लेक्चर के अंदर हम क्या समझने जा रहे हैं या क्या अंडरस्टैंड करेंगे या लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है आज का, कि आज के लेक्चर के का फ़ायदा क्या होगा आपको। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम एक कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। इवैल्यूएट का मतलब हम उसे चेक कैसे करते हैं कि वो एक एफिशिएंट सॉल्यूशन है, उसका क्राइटेरिया क्या है। हर क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि वो क्राइटेरिया कैसे हेल्प करता है एक एफिशिएंट सॉल्यूशन को फाइंड करने में। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स की, जो कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि वो होता क्या है। फिर हम अपने कुछ डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनको चेक करेंगे कि हम उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं। फिर थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे अपने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को। फिर सर्चिंग एल्गोरिदम की बात करेंगे कि कौन मेनली 2 ही सर्चिंग एल्गोरिदम हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। अब हम उनको थोड़ा-सा इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि अगर वो एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं, तो वो कैसे एफ़िशिएंट है, कौन-सा किस रिक्वायरमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और हम कौन-सा किस सिनेरियो के अंदर यूज़ करते क्यों हैं, और उसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। सो ये सारे हमारे लेक्चर का क्रक्स होगा और एट द एंड फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वो आपके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन कहते किसे हैं। देखिए, कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमने पिछले जितने लेक्चर के अंदर डिस्कस की बातें कि एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो कि हम कंप्यूटर के रूल्स को माइंड में रखते हुए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और उसमें हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे होता है कि हमारे रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे और हम इस प्रॉब्लम को कैसे ज़्यादा एफिशिएंटली कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट को या कंप्यूटर के रूल्स के लिहाज से उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और हमने उस वक़्त बात की थी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर हमारे 4 ही स्टेप्स होते हैं, जो कि हमारा डिकम्पोज़िशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन और फिर उसके बाद हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, लेट्स सपोज़ हमने एक सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम लिया, उसको अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद हमने उसके एक सॉल्यूशन भी डेवलप कर लिया, डाटा स्ट्रक्चर भी हमने उससे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके अंदर यूज़ कर लिया, और अब हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि क्या वो एक एफिशिएंट सॉल्यूशन है। क्योंकि जिस तरह हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो पहले हम सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं, राइट? तो ये काइंड ऑफ आप टेस्टिंग कह सकते हैं, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं या हमारे गोल को मीट कर रहे हैं, और क्या हमें एक एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उस एफिशिएंट सॉल्यूशन का हरगिज़ सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम चेक करें कि अच्छा सिर्फ हमारे पास जो है वो टाइम कम लगना चाहिए और हमारे पास जो है वो उसके अंदर हमारे रिसोर्सेज कम यूज़ होने चाहिए। नो, हमें ये भी देखना है कि वो एक करेक्ट आउटपुट भी दे रहे हैं। हमें ये भी देखना है कि क्या वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, पता चले एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो कि समझना इंतहाई मुश्किल हो, राइट? समझना मुश्किल होगा तो उसको चेंज करना भी मुश्किल होगा, किसी दूसरे पर्सन की अंडरस्टैंडिंग के लिए मुश्किल होगा। अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाया है तो दूसरे के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। तो ये तमाम कुछ प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, जिसकी वजह से एक कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखना पड़ता है। मेन क्राइटेरिया आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो हम 3 ही डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी कई होते हैं जिसमें हम स्केलेबिलिटी चेक करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं कि अगर हमने इसी सॉल्यूशन को या इसी को अगर फर्दर एनहांस करना हो तो वो कितना आसान होगा।
और वो सारे टेस्टिंग फेज़ के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम सिंपली उसको सिर्फ़ ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि मेन 3 फ़ीचर, क्योंकि मेन के की फ़ीचर्स जो हैं या क्राइटेरियाज़ जो हैं जिनकी बेसिस पे हमने मेज़र करना होता है वो यही होते हैं। सबसे पहली बात हमेशा क्या होती है कि आंसर या आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो पूरा प्रोसेस करें और आपका आंसर रॉन्ग हो। तो करेक्टनेस हमें चाहिए होती है कि क्या ये हमें राइट आंसर दे रहे हैं। फिर हमें चेक करना होता है कि क्या ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, ईज़िली हम इस प्रोसेस को फ़ॉलो करके इस सॉल्यूशन को या इस सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को आप सिंपली माइंड में रख सकते हो कम वक़्त के अंदर ज़्यादा काम करना। और वो तभी पॉसिबल है जब टाइम कम लगे और रिसोर्सेज़ भी कम लगें और आप जो है वो जल्दी अपने एक सॉफ्टवेयर का या अपनी प्रॉब्लम का या अपने कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। तो मेन यही 3 क्राइटेरिया हम वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है in order to find the solution of any computational problem or any software problem. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले क्राइटेरिया की जो कि है करेक्टनेस। अब करेक्टनेस जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, करेक्टनेस का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन है, वो कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन आपको एक्यूरेट, एग्जैक्ट, करेक्ट आउटपुट दे रहा है, राइट? अब अगर हमने चेक करना हो किसी भी सॉल्यूशन को कि वो इस करेक्टनेस के क्राइटेरिया को मीट कर रहे और क्या वो हमें किसी भी वैलिड इनपुट के अकॉर्डिंग वैलिड और करेक्ट और राइट आउटपुट दे रहे हैं या नहीं, तो दिस इज़ बेसिकली करेक्टनेस। अब इस करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम बहुत सारे टेस्ट केसेस अप्लाई करते हैं। टेस्ट केसेस का मतलब क्या है कि हम डिफरेंट इनपुट दे के डिफरेंट जो आउटपुट प्रोड्यूस होती हैं उनको चेक करते हैं कि क्या वो तमाम इनपुट के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट आउटपुट दे रहे हैं। एक तो तरीका होता है सिंपली आप नॉर्मल इनपुट दें और चेक कर लें कि आपको आउटपुट क्या मिल रही है। जैसे बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट आपने अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर बबल सॉर्ट क्या करता है कि हर 2 एलिमेंट को जो एडजेसेंट होते हैं उनका कंपैरिज़न करता है एंड देन उनको स्वैप करता रहता है और इस तरीके से पूरा आपका जो जो लिस्ट आपने दी होती है उसको सॉर्ट करता है। अब लेट्स सपोज़ हमने चेक करना है कि क्या बबल सॉर्ट सही काम कर रहा है और करेक्टनेस के जो क्राइटेरिया या फीचर है उसको हमने वेरीफाई करना है अपने बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ इनपुट दे के देखेंगे कि क्या वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है और अगर वो हमें सही देगा, लेट्स सपोज़ हमने कोई कोड लिखा, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो सही काम करके बबल सॉर्टिंग के मेथड के मुताबिक हमें करेक्ट आउटपुट दे रहे हैं या नहीं। एक तरीका तो ये है कि हम सिंपली नॉर्मल इनपुट दे दें और उसको चेक कर लें कि आउटपुट क्या है। दूसरा हम करते हैं एज केसेस। एज केसेस क्या होते हैं? सम अनयूजुअल इनपुट और एक्सट्रीम इनपुट। अब अनयूजुअल इनपुट या एक्सट्रीम इनपुट का मतलब क्या होता है कि हम कोई बिल्कुल खाली लिस्ट दे के देख लें, हम एक एलिमेंट दे के देख लें, हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ के साथ देख लें, इनको हम कहते हैं एज केसेस, यानी जो कि कोई अनयूजुअल वैल्यूज़ होती हैं या फिर आप कह लें कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, हाई और लो, यानी बिल्कुल खाली या बहुत ज़्यादा, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करके देखते हैं कि क्या फिर भी ये हमें करेक्ट इनपुट दे रहा है, क्या सही दे रहे, और अगर हमें इन तमाम एज केसेस की भी आउटपुट ठीक मिलती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो करेक्टनेस के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सही काम कर रहा है, यानी जो मर्ज़ी हम इनपुट दे लें हमें आउटपुट करेक्ट ही मिलेगी, राइट? तो नीचे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक तरीका तो ये है कि ये टेस्ट इनपुट दें, ये हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट है, तो हम कहेंगे ये करेक्ट है। इसके अलावा अगर हमने वेरीफाई करना हो कि ये वाक़ई करेक्टनेस के बाकी क्राइटेरिया को भी मीट कर रहे हैं, तो हम एम्प्टी लिस्ट दे के देख सकते हैं, एक एलिमेंट दे के देख सकते हैं, डुप्लीकेट दे के देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दे के देख सकते हैं कि क्या स्टिल ये हमें सही आउटपुट देगा, और अगर सही देगा तो इट मीन कि इट इज़ मीटिंग द करेक्टनेस क्राइटेरिया। अब इसी तरह एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटेशनल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी करेक्टनेस को हम किस किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। पीछे हमने वेरिफिकेशन चेक की अपने बबल सॉर्ट की कि हमने कैसे कहा कि वो सही जो है वो आउटपुट दे रहे हैं हमें और सही काम कर रहे हैं और उसकी वर्किंग ठीक है। उसकी हमने कुछ केसेस डिस्कस की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की। ये भी आपने बाइनरी सर्च एल्गोरिदम अपनी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर पढ़ा था, और अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है कि हम जो अपनी लिस्ट है वो एक तो पहली इसका रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर आपकी लिस्ट सॉर्टेड है तो फिर उसके बाद हम अपने एलिमेंट जिसको फाइंड करना होता है उसके लिए पहले मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, उसे कंपेयर करते हैं एंड देन कंपैरिजन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। अगर हमारा नंबर जो है वो बड़ा हो तो उसकी एक साइड चेक करते हैं, छोटा हो तो दूसरी साइड चेक करते हैं, राइट? आपको ये साथ पे डायग्राम नज़र भी आ रही है, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये
कंपैरिज़न करता है और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आप पढ़ चुके हैं, राइट? अब हमने यहाँ पर उसकी बात नहीं करनी कि वो कैसे काम कर रहा है, वैसे इन डिटेल इसे आगे डिस्कस भी कर लेंगे जब हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करनी है, बट यहाँ पर हमारा मकसद इसको डिस्कस करने का क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमने इसकी करेक्टनेस को चेक करना हो, तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली बात, काम तो हमने वही करना है कि हमने कुछ टेस्ट केसेस अप्लाई करने हैं, यानी अपनी कुछ जो है वो इनपुट देनी है कुछ और उसके आउटपुट को ऑब्जर्व करना है एंड देन वेरीफाई करना है कि वो करेक्ट है या नहीं। एक तो हमने कहा कि लेट्स सपोज हमने एक छोटी सी लिस्ट ली, जैसे आपको सामने नजर आ रहा है इनपुट लिस्ट है 1 2 3 4 5 ही हमने दी। अब हमारा नंबर जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो 3 है। आप देख रहे हैं लिस्ट सॉर्टेड है, पहली रिक्वायरमेंट बाइनरी सर्च की सॉर्टेड लिस्ट होती है, सॉर्टेड है। अब हमने जो नंबर फाइंड करना था वो 3 है। हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर हम 3 इनपुट दें तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलनी चाहिए कि ये इंडेक्स 2 पे है, क्योंकि आपको पता है एरे और लिस्ट हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर हमारे जो नंबर सेव होते हैं उनको एक इंडेक्स असाइन किया जाता है जो उनकी पोजीशन बताता है, यानी वो किस इंडेक्स पे स्टोर है, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और n-1 तक जाते हैं। यानी हमारा जो 1 है वो इंडेक्स 0 पे है, 2 इंडेक्स 1 पे है, 3 इंडेक्स 2 पे है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें वेरीफाई करना है कि बाइनरी सर्च सही काम कर रहा है, तो हम जो नंबर दें 3, उसकी आउटपुट का आंसर हमें मिलना चाहिए कि 3 इज़ फाउंड एट इंडेक्स 2। और ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स का मतलब वही है कि स्टार्टिंग ज़ीरो से होती है। अब हम और कैसे-कैसे चेक कर सकते हैं? एक तो तरीका हो गया सीधा-सीधा कि चलें चेक कर लिए बाइनरी सर्च सही काम कर रहा है। हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम कोई ऐसा नंबर दें जो उसके अंदर एग्ज़िस्ट नहीं करता, राइट? जैसे लेट्स सपोज़ मैं कहूँ कि मैंने दिया 6, अब अगर मैं 6 दूँ तो मुझे आउटपुट में आना चाहिए नॉट फाउंड, राइट? या हम इसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं? हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा या बड़ी लार्ज वाली लिस्ट ले लें एंड देन उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर चेक करें। या फिर एज पोज़ीशन चेक करें कि बिल्कुल फर्स्ट पे हमें नंबर मिल जाए या बिल्कुल लास्ट पे, यानी हमारा जो नंबर हमने फाइंड करना है, वो या तो लिस्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग में मौजूद है या फिर लिस्ट के बिल्कुल एंड पे मौजूद है, तो उसको वो किस तरीके से फाइंड करेगा और क्या हमें करेक्ट आउटपुट देगा। तो ये कुछ टेस्ट केसेस हैं जो अप्लाई करके हम इसकी करेक्टनेस को मेक श्योर कर सकते हैं कि हाँ जी, बाइनरी सर्च हमारा ठीक काम कर रहा है और हमें प्रॉपरली आंसर दे रहा है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने बाइनरी सर्च की भी करेक्टनेस को वेरीफाई कर सकते हैं सिंपल केसेस से और इन डिफरेंट केसेस से, जहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट जो एग्जिस्ट नहीं करता वो देख लें, लार्ज देख लें, यानी इतनी बड़ी लिस्ट लें जो 1000 प्लस सॉर्टेड नंबर पे कंसिस्ट करती हो, या फिर एज पोजीशंस जो आखिरी या पहली पोजीशंस होती हैं वो वाली भी ट्राई करके, या कोई ऐसी वैल्यूज़ दे सकते हैं जो उन पोजीशंस पे लोकेट कर रही हों, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम करेक्टनेस वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्राइटेरिया की, जो कि है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या चीज़ होती है? एक ऐसी चीज़ जो कि इतनी आसान तरीके से लिखी गई हो कि देखने वाले को वो 2 मिनट में समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है, या उसे ऐसे बताया जाए या ऐसे लिखा जाए कि अगले के लिए उसको अंडरस्टैंड करना इंतहाई आसान हो, सो दिस इज़ क्लैरिटी। अब जब हम क्लैरिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने जो एल्गोरिदम लिखा, जो कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन लिखा, जो कोड लिखा, अगर तो वो जो कोड है वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, ईज़ी टू रीड है, ईज़ी टू चेंज है, ईज़ी टू मेंटेन है, तो वो एक क्लैरिटी के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्लैरिटी के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा, यानी वो एक क्लियर हमारा सॉल्यूशन नहीं है या हमारा क्लियर कोड नहीं है, हम कह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो एल्गोरिदम लिखा जाता है कंप्यूटर के अंदर, सारे कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन का एक कोड ही लिखा जाता है एंड देन उसका सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ वर्ड बार-बार जो है वो कोड का यूज़ कर रहे हैं। अब एक अच्छा क्लियर कोड या सॉल्यूशन कौन-सा होगा? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपकी डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज़ किए गए हों। जैसे अगर हम कोडिंग की बात करें तो हम एक अच्छा कोड कौन-सा होगा जिसके नाम से पता चल रहा हो कि अच्छा ये वेरिएबल या ये फंक्शन या ये कोड क्या कर रहा है। जैसे मैंने अगर वेरिएबल बनाना है, एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर दी कि अगर मैंने टोटल मार्क्स स्टोर करने हैं और उसका नाम टीएम रख देती हूँ। अब कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ ऐसा हो कि दूसरे को समझ ही ना आए कि ये टीएम क्या है, राइट? अब टीएम नाम गलत नहीं है, हम रख सकते हैं वेरिएबल नेम, बट वो एक क्लैरिटी को डिपिक्ट ये शो नहीं कर रहा। उससे हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही कि हाँ जी, ये टोटल मार्क्स को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। फिर भी हमें डाउट होगा कि शायद टोटल मार्क्स को कर रहा है। लेकिन अगर टोटल मार्क्स लिखा होगा तो उसमें कोई कन्फ्यूजन की पॉइंट ही नहीं है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप फंक्शन बनाएँ, आप फंक्शन आपने बनाना है फैक्टोरियल का नाम आप खाली एफ रख दें
किसी को क्या पता कि ये अब जो लॉजिक है वो पूरी सही काम कर रही है, लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसे शायद चीज़ों का आइडिया ना हो, उसके लिए उसको समझना मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसका नाम मैं फैक्टोरियल रखूँगी तो हर देखने वाले को फ़ौरन पता चल जाएगा कि फ़ंक्शन का नाम फैक्टोरियल है, इट मीन्स ये फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्लियर कोड का एक फ़ीचर होता है कि जो आप वेरिएबल नेम, फ़ंक्शन नेम या जो भी यूज़ करते हैं अपने कोडिंग के अंदर, उनके नाम डिस्क्रिप्टिव यानी उनके नाम से पता चलना चाहिए कि वो किस लिए यूज़ किए गए हैं। इसी तरह लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपका जो कोड है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़्ड फ़ॉर्म में होना चाहिए। इस तरह लिखा हो कि उसको समझना आसान हो। एक तो इंडेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अब देखें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सी प्लस प्लस वाला कोड की हम बात करें या जावा की बात करें, वहाँ इंडेंटेशन मैटर नहीं करती। पाइथन में तो इंडेंटेशन के बगैर हम काम कर नहीं सकते। सी प्लस प्लस में तो हम इंडेंटेशन जो है वो बगैर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे भी आप इंडेंटेशन दे दो तो समझना बड़ा आसान हो जाता है कि अच्छा जो कोड है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, कौन सी चीज़ किसकी बॉडी का पार्ट है और वो कैसे काम कर रही है। सिमिलरली एक प्रॉपर फ्लो हो के पहले इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट और उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा होगा, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर उसका होगा तो उसको समझना आसान होगा। तीसरी चीज़ आती है कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन हो तो क्लैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। देखें, एक तो चीज़ ये है कि आप तो छोटे लेवल पे अभी फ़िलहाल एज़ अ स्टूडेंट आप लोग चीज़ें लर्न कर रहे हैं, बट अगर आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव में सोचें या ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, या आप ये देखें कि जहाँ पर बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वहाँ आपको पता है कि अक्सर ये होता है कि एक जो आपका मॉड्यूल है या एक पार्ट है, वो एक पर्सन कर रहा होता है, दूसरा दूसरा कर रहा होता है। बाद में उन चीज़ों को इंटीग्रेट करना होता है और अक्सर ये भी होता है कि एक ही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे बाद में कंटिन्यू करके कोई दूसरा बंदा आ जाता है, तो अगर अब उसकी पहले वाले ने सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उसके अंदर कमेंट्स और एक्सप्लेनेशन कोड की लिखी होंगी, तो अगले आने वाले के लिए समझना आसान होगा कि उसने क्या लॉजिक लगाई है, क्योंकि आपको पता है कि कोडिंग में हज़ार तरीके होते हैं कि चीज़ को हर पर्सन अपने पर्सपेक्टिव से करता है। हमारा मकसद तो आउटपुट करेक्ट होना चाहिए ना। अगर करेक्ट आउटपुट के लिए हर पर्सन डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करता है तो और एक पर्सन चला जाता है लेट्स सपोज़, तो कोड के अंदर अगर कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसका आप एक डॉक्यूमेंट बनाते जाएँ कि अच्छा पहले ये चीज़ हो रही है, ये कैसे हो रही है, यहाँ से मैंने अगर ये चीज़ लिखी और इस लेट्स सपोज़ लॉगिन से साइन अप पे जाएगा या कैसे जाएगा या कहाँ से क्लिक करने से कहाँ जा रहा है, तो वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी, कोड के साथ कमेंट लिखे होंगे, तो जो दूसरा डेवलपर होगा उसके लिए उस चीज़ को समझना आसान होगा, तो इट मीन क्लैरिटी इंक्रीज़ हो गई। आपके कोड को समझना दूसरे के लिए आसान हो गया। सिमिलरली डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, अक्सर आप देखते हैं जब भी कोई सॉफ्टवेयर बन के आता है तो उसके साथ एक पूरे आपको एक जो है वो मिलता है काइंड ऑफ बुकलेट जिसके अंदर हर चीज़ लिखी होती है। अब वो क्यों लिखी होती है, जिसने जो काम किया होता है वो लिखता जाता है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये होगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये होगा। इसका मतलब है कि यूज़र के लिए भी वो क्लैरिटी का पर्सपेक्टिव इंक्रीज़ हो गया कि उसके लिए वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आसान होगा, उसे कुछ नहीं समझ आएगा तो वो डॉक्यूमेंटेशन में से जाके देख लेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ की बात करें तो जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो डॉक्यूमेंटेशन को फ़ॉलो किया करो, जो कि ऑफ़िशियल्स होती हैं, वहाँ पर हर चीज़ मेंशन होती है कि आपने कौन-सा काम करना है, तो वो कैसे होगा और उसके लिए आपको उस काम को इम्प्लीमेंट करना भी आसान हो जाता है। तो क्लैरिटी इन्हीं 3 चीज़ों से आती है। कोड की बात करें, एक तो नाम डिस्क्रिप्टिव्स होने चाहिए, लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए और कमेंट होने चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए हर चीज़ की, ताकि पता हो कि कहाँ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपने चेंज करना हो तो आपको खुद भी पता हो। अक्सर ये होता है कि पर्सन खुद भी काम कर रहा हो और कुछ टाइम बाद 3 महीने बाद उस चीज़ को देखे तो शायद उसे याद नहीं कि पता नहीं मैंने यहाँ क्या लॉजिक लगाई थी, क्योंकि उस वक़्त करंटली जो माइंड में आता है वो लॉजिक लगा दी जाती है, राइट? तो अगर आपने कमेंट लिखा होगा तो आपको खुद भी फ़ौरन समझने में आसानी होगी कि अच्छा मैंने यहाँ पर क्या सोच के ये लॉजिक लगाई थी या ये काम हमने कैसे किया था। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी बुक की एग्ज़ाम्पल है, इसको मैंने इसलिए डाला ताकि आपको थोड़ा-सा समझ आ जाए कि अच्छा क्लियर कोड क्या होता है और लेस क्लियर कोड क्या होता है। अब यहाँ पर क्लियर और लेस क्लियर में सिर्फ़ वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं है कि इंडेंटेशन होनी चाहिए। यहाँ पर बात आती है कि ये कोड किसके लिए लिखा जा रहा है या कोड का पर्पस क्या है। आप जैसे देखें एज अ स्टूडेंट आप सब अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। अगर मैं शुरू में ही बहुत मुश्किल कोडिंग वाली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो यूज़ करके आपको सिखाना शुरू करूँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आनी, राइट? अब यहाँ पर ये दोनों फंक्शन जो हैं वो एक ही काम कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, पहले आप ये समझ लें ये है क्या, फिर हम देखते हैं कि ये क्लियर और ये लेस क्लियर क्यों है। अच्छा, ये हमारी एक हम फ़ंक्शन की बात पहले कर चुके हैं, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिन्होंने, तो वहाँ पर जाके पाइथन के फंक्शंस को देख सकते हैं कि पाइथन का फंक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, हम कैसे बनाते हैं और उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये वही फंक्शन है, एक फंक्शन
डेफ के नाम से हम बनाते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन हमने बनाया फैक्टोरियल का। अब जो पहला वाला कोड है क्लियर कोड, उसके अंदर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ठीक है फैक्टोरियल का फंक्शन है, एक पैरामीटर एन एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अंदर इफ एल्स लगा हुआ है। अगर तो नंबर ज़ीरो हो जाता है तो रिटर्न वन कर देगा, एल्स में वो एक रिकर्सिव फंक्शन। अब रिकर्सिव फंक्शन किसे कहते हैं ये बात भी समझ लें। जब कोई फंक्शन खुद को खुद ही कॉल करता है काम परफॉर्म करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ये रिकर्शन हो रही है, या उसे रिकर्सिव फंक्शन भी कहा जा सकता है। ये अब यहाँ रिकरियन का प्रोसेस हो रहा है। रिकरियन मीन फंक्शन खुद को खुद कॉल कर रहा है। कहाँ कॉल कर रहा है आप देख रहे हैं, जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है डेफ फैक्टोरियल एन और उसके बाद कॉलन डाले हुए हैं, एल्स के अंदर दोबारा फैक्टोरियल एन माइनस वन लिखा हुआ है, तो इट मीन एल्स से वो दोबारा खुद को खुद कॉल कर रहा है। ये बेसिकली लॉजिक है फैक्टोरियल की। इसको हम इन डिटेल प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर सिर्फ फिलहाल सिर्फ समझना इतना है कि डेफ का एक फंक्शन है और वो खुद को खुद ही कॉल कर रहा है। उसके अंदर हमने इफ एल्स लगा दिया, अगर वो एन ज़ीरो होगा तो रिटर्न वन कर देगा, एल्स वो एन को उस नंबर से एक माइनस करके, यानी फैक्टोरियल यही होता है ना, फाइव का फैक्टोरियल फाइव करना है तो फाइंड करना है, तो फाइव फोर थ्री टू वन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अगर मैंने एन एंटर किया तो ये क्या करेगा, फाइव को एन माइनस वन के फैक्टोरियल से एंड देन सो ऑन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस वन अनटिल कि हम उधर पहुंच जाएं अपने ज़ीरो पे, और जब एन ज़ीरो हो जाएगा तो वो रिटर्न वन कर देगा, यानी तब वो फाइनल हमें आंसर कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन खुद को खुद ही कॉल कर किया जा रहा है और एन से फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जा रहा है और रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ कर रहा है। यहाँ पर ये आसान है। अब यही काम अगले लेस क्लियर कोड के अंदर भी हो रहा है, लेकिन वहाँ क्या यूज़ हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, वो 3 पार्ट पे कंसिस्ट करता है और वो तीनों पार्ट एक ही लाइन पे लिख देता है, जिसमें से एक कंडीशन होती है, एक वो होती है जब कंडीशन ट्रू हो तब क्या करना है, और एक ये होता है कि जब कंडीशन फॉल्स हो तब क्या करना है। अब उसने क्या किया, उसी के अंदर इफ़ की एक कंडीशन लगा दी और जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी तो वो कैलकुलेट करता रहेगा और अदरवाइज़ जो है वो आपको रिटर्न कर देगा। अब ये सारा काम सेम वही ऊपर वाला नीचे भी हो रहा है, लेकिन वो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है जहाँ पर हमने सारा कोड एक लाइन में लिख दिया। अब अगर वो एक लाइन वाला कोड एक्सप्लेन करना शुरू करें तो वो आपके लिए समझना मुश्किल होगा और लिखना भी मुश्किल होगा। पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, रिटर्न कहाँ लिखना है, इफ़ कहाँ लगाना है, कंडीशन कहाँ लगेगी, कैसे काम होगा, राइट। लेकिन अगर वही चीज़ ब्रेक डाउन करके पार्ट्स में आपको करके इंडेंटेशन के साथ प्रॉपरली, जिससे पता चले अच्छा ये चीज़, इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो हम स्पेस छोड़ते हैं, कौन सी चीज़ किसकी बॉडी का पार्ट बन रही है, पता चल रहा है इफ़ की कंडीशन की बॉडी, यानी इफ़ जब कंडीशन ट्रू होगी तो सिर्फ रिटर्न वन वाला काम करना है, एल्स में अगली रिटर्न वाला काम करना है। अदरवाइज़ जो है वो ये सारा का सारा डेफ की यानी डेफ आपकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है फैक्टोरियल, उसकी बॉडी का पार्ट है। तो इट मीन कि वो क्लियर कोड को समझना बड़ा आसान हो रहा है, लेकिन जो लेस क्लियर कोड है उसमें सिर्फ डेफ फंक्शन का नाम भी एफसीटी रखा है। किसी को पता है एफसीटी क्या है, राइट। वो क्लियर नहीं है, हमने नाम जो यूज़ किए हैं वो भी हमने प्रॉपरली उसकी डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ नहीं किया, सिर्फ एफसीटी लिख दिया, तो वो उतना क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट वन की, तो वो ज़्यादा क्लियर है इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी उसकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी है, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर भी प्रॉपर है और हमारे लिए उसको समझना भी आसान है। एक चीज़ और इसमें ऐड हो सकती है इसको फर्दर क्लियर करने के लिए, कि हम साथ कमेंट भी ऐड कर दें, तो इसकी डिस्क्रिप्शन और इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे आपके लिए एज़ अ स्टूडेंट अगर मैं यहाँ कमेंट डाल दूँ, तो आपके लिए इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है जिससे हमें पता चल रहा है कि अच्छा क्लियर कोड क्या होता है और अनक्लियर कोड यानी क्लैरिटी बेसिकली कैसे आती है। इनमें से अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ चेकिंग और इवैल्यूएटिंग एनी कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें तो ये सबसे उसका इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो हमें बताता है कि हमारा एक कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन क्या हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं इसकी दो मेन एफिशिएंसीज़ की, टाइम और स्पेस, राइट। अब पहले बात वही कि एफिशिएंसी क्या होती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि एक ही बात याद रखें कि एफिशिएंट कौन होता है, जो कम वक्त में ज़्यादा काम करता है वो एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कम रिसोर्सेज को यूज़ करो और ज़्यादा काम प्रोड्यूस करके दो, तो दिस इज़ एफिशिएंसी। सो उसका मतलब है यहाँ अब अगर हम कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन की बात करें तो कम वक्त के अंदर कम रिसोर्सेज के साथ अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो वो एफिशिएंसी है। अब एफिशिएंसी को जब भी हमने मेजर करना होता है तो हम उसको दो तरीके से मेजर करते हैं। एक हम देखते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी टाइम एफिशिएंसी क्या है, कितनी जल्दी वो हमें सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा हम देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये जिसे स्पेस एफिशिएंसी भी आप कह सकते हैं, कि ये कितनी मेमोरी या स्पेस लेगा। और ये हम कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम इनपुट बढ़ा दें, यानी इनपुट
अपनी जो भी हमारा प्रोसेस डाटा होता है उसको हम इंक्रीज़ कर दें तो फिर ये कितना टाइम लगाएगा, कितनी स्पेस लगाएगा, फिर हम उसको मेज़र करते हैं और उसकी मेज़र के लिए भी हमने कुछ स्पेसिफ़िक पैरामीटर्स और रूल्स बनाए हुए हैं। हम उन रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं कि अच्छा इन रूल के मुताबिक ये कैसे काम कर रहा है, फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा अगर ये इस रूल को फ़ॉलो कर रहा है तो इसकी इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या ये जल्दी कर रहा है या स्लो कर रहा है? और उसके मुताबिक हम उसकी ये एफ़िशिएंसी फाइंड कर सकते हैं कि अच्छा ये एफ़िशिएंट है या फिर नहीं है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फ़ीचर है जो हम मोस्टली कंप्यूटर की जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करके उन्हें चेक करते होते हैं कि उनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने मेज़र करना होता है एग्ज़ीक्यूशन टाइम। कौन से एग्जीक्यूशन टाइम जो हमारे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या उस एल्गोरिदम के लिए या जिस चीज़ को भी हम चेक करें कंप्यूटेशनल को, अगर हम उस प्रॉब्लम की इनपुट के साइज़ को बढ़ा दें, एल्गोरिदम को बढ़ा दें, मतलब उसके जो डाटा प्रोसेस करना है उस अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग डाटा को बढ़ा दें, तो हमारे एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपका जो अमाउंट ऑफ प्रोसेस डाटा है वो बढ़े तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़े। ये हमारी एक कॉमन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अच्छा ऑब्वियस सी बात है, इसको चेक करने की क्या ज़रूरत है? जब इनपुट बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो टाइम है वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आपकी इनपुट बढ़े तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ेगा। अक्सर वो बहुत कम लिहाज से बढ़ता है, अक्सर नहीं भी बढ़ता। बेशक आप जितनी मर्ज़ी इनपुट साइज़ बढ़ा दें, उसका एग्ज़ीक्यूशन टाइम उतना ही रहता है। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि ऐसा कौन-सा सिनेरियो होता है जिसमें ऐसा हो। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? ये चेक करना कि आपका जब प्रोग्राम के अंदर या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर या आपका जो ये एल्गोरिदम है इसके अंदर, जब आप अपना डाटा बढ़ा दोगे, इनपुट का साइज़ बढ़ा दोगे, डाटा की अमाउंट जो आपने प्रोसेस करना है उसको आप बढ़ा दोगे, तो आपकी आउटपुट पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मेन फ़ोकस वर्स्ट केस सिनेरियो पे होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होते हैं, उन्हें हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि जब हम वर्स्ट केस की बिल्कुल बात करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? इसको आगे डिस्कस करते हैं ज़रा कि वर्स्ट केस सिनेरियोज़ हमारे पास कौन-कौन से होते हैं। और उसके बाद इनको हम रिप्रेज़ेंट कैसे करते हैं? बिग ओ नोटेशन के लिहाज से, यानी हम चेक कैसे करते हैं? हम हर एक को चेक करके देखते हैं कि अच्छा जो है वो ये ओ ऑफ़ एन के लिहाज से टाइम इंक्रीज़ होगा, ओ ऑफ़ लॉग ऑफ़ एन होगा, लॉगरिथमिक में ज़रा स्लो-स्लो होता है, या फिर हमारा ओ ऑफ़ 1 होगा यानी कांस्टेंट रहेगा, आप जो मर्ज़ी इनपुट कर लें वो हमारी कोई उस पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो हम इनको आगे ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये हम मेज़र कैसे कर सकते हैं और ये वर्स्ट केस सिनेरियोज़ में हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए स्पेस का मतलब क्या होता है? मेमोरी। यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने ये देखना है कि लेट्स सपोज हमारा एक एल्गोरिदम है जिसके अंदर अगर ड्यूरिंग दी वर्किंग प्रोसेस अगर हमारा इनपुट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, यानी लेट्स सपोज अगर कोई एल्गोरिदम है उसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो क्या हमें उसके लिए फ़र्दर मेमोरी चाहिए होगी? क्या उसकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट किस हद तक इंक्रीज़ होंगी? किस रेंज में होंगी? कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होगी? तो वो जो प्रोसेस है वो हमारा कहलाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि अगर हमारा इनपुट का साइज़ ग्रो करता है, हमारे एल्गोरिदम के नंबर ऑफ़ स्टेप्स इंक्रीज़ करते हैं, तो हमें कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होगी। अब ये मेमोरी में वो मेमोरी शामिल नहीं होती जो इनिशियलाइज़ेशन या इनिशियली हम इनपुट देते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ अगर मेरा लीनियर सर्च की मैं बात करती हूँ, तो लीनियर सर्च के अंदर अगर हम बनाते हैं अपनी लीनियर सर्च का कोई एल्गोरिदम लिखते हैं, तो वहाँ हमें कुछ वेरिएबल्स तो चाहिए ही चाहिए। जैसे इंडेक्स स्टोर कराना है हमने, टारगेट की वैल्यू यानी जो फाइंड करना है वो नंबर स्टोर कराना है, तो ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हम पहली दफ़ा बनाएँगे। अब चाहे आपकी लिस्ट का साइज़ पहले 10 था, तब भी हमें ये 2 वेरिएबल ही चाहिए, इन्हीं के अंदर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने। और अगर हमारा वो 10,000 बन जाता है लिस्ट का साइज़, तब भी हमें यही वेरिएबल चाहिए जिनके अंदर हमने उनका इंडेक्स और टारगेट स्टोर कराना है। तो इसका मतलब है कि उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऑल्दो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँगे, तो नंबर ऑफ़ कंपैरिज़न भी इतने इंक्रीज़ हो जाएँगे, क्योंकि लीनियर सर्च के अंदर तो हमें हर नंबर को हर अगले नंबर से कंपेयर करना होता है। तो अगर 10 एलिमेंट्स होंगे, तो कंपैरिज़न कम होंगे, तो हमारा टाइम कम लगेगा, ऑल्दो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हमारे एलिमेंट्स 10,000 हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे
जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो भी 10,000 हो गए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं चाहिए, मेमोरी तो उतनी रहेगी जितनी स्टार्टिंग में होगी। ऑल्दो हमारे नंबर ऑफ रिपीटिशंस और स्टेप एल्गोरिदम के इंक्रीज हो गए, दैट इज़ इनपुट साइज़ वो इंक्रीज़ हो गया, बट स्टिल हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ वन ही है, वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडेक्स का वेरिएबल एक ही है, उसी के अंदर नंबर स्टोर कराना है, टारगेट का भी वही है, लिस्ट भी हमारी वही है जो हम शुरू में लेंगे और एंड तक रहेगी। हाँ, लेकिन क्योंकि कंपैरिजन की वजह से टाइम हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, तो वो हमारा ओ ऑफ एन बन जाएगा, लेकिन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हम वर्स्ट केसेस की बात करते हैं, जिस तरह हमने पीछे वर्स्ट केसेस की बात की। वर्स्ट केस सिनेरियोज़ ये होते हैं, जैसे लेट्स सपोज़ अगर हम लीनियर सर्च की बात करें, तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वर्स्ट केस है वो क्या है कि हमने जो नंबर फाइंड करना है वो सबसे आखिरी एलिमेंट है और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 10 100 लेट्स सपोज़, राइट? तो इसका मतलब है कि हमने जो नंबर सर्च करना है वो 100 पोजीशन पे है, तो हमें 100 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। इट मीन उस वक़्त हमारा टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा। ये लेट्स सपोज़ हम जो नंबर फाइंड कर रहे हैं वो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा और हमारी जो लिस्ट है वो 10,000 एलिमेंट्स की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है, जहाँ पर हमें टाइम सबसे ज़्यादा चाहिए होगा। तो हम अपने वर्स्ट केस सिनेरियोज़ में भी देखते हैं कि हमें कितनी स्पेस चाहिए होगी या कितना टाइम चाहिए होगा। इसी तरह अगर हम बात करें अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपने बाइनरी सर्च की, और बाइनरी सर्च में भी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रिकर्सिव बाइनरी सर्च। रिकर्सिव बाइनरी सर्च का मतलब हमारा क्या है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो खुद को खुद ही कॉल कर रहा है। रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, जब भी कोई फंक्शन, ये लेट्स सपोज कोई बाइनरी सर्च का फंक्शन बनाया है, तो जब फंक्शन खुद को खुद ही कॉल करेगा तो इट मीन दिस इज समथिंग दैट इज रिकर्सिव, राइट? यानी वो खुद को खुद ही कॉल कर रहा है। तो अब रिकर्सिव बाइनरी सर्च के अंदर हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज होगा, स्पेस जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हर दफ़ा क्या होगा, अब पहले समझते हैं कि बाइनरी सर्च में होता क्या है। हमारी जो मेन लिस्ट होती है हम उसका मिडल पॉइंट फाइंड करते हैं और फिर अपने नंबर को कंपेयर करते हैं, और अगर नंबर हमारा छोटा हो तो हम उसकी लेफ्ट साइड लेते हैं और अगर बड़ा हो तो हम उसकी राइट साइड वाली लिस्ट का पार्ट लेते हैं, देन फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं अनटिल के कंपैरिजन में हमें वो नंबर ना मिल जाए जो हमने फाइंड करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हर दफ़ा अपना मिडल पॉइंट भी जो है वो फाइंड करना है, हमें हर दफ़ा उसकी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, उसकी एंडिंग देखनी है, फिर उसका लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है। तो इसका मतलब क्या है कि हर दफ़ा हमें एक नया स्टैक बनाना पड़ेगा। एक रिकर्सिव फंक्शन जब कॉल होगा तो वो अपनी एक नई मेमोरी लेगा और वो अपना एक नया स्टैक क्रिएट करेगा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ हमें मेमोरी चाहिए होगी, ऑल्दो वो मेमोरी कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि लिस्ट का साइज़ तो डिक्रीज़ हो रहा है, लिस्ट हाफ़ हो रही है। यानी लेट्स सपोज़ पहले सेंटर वाले एलिमेंट से कंपेयर किया, तो उसका हाफ़ लेंगे, या राइट हाफ़ या लेफ्ट हाफ़, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि हम हमारी ऑल्दो जो लिस्ट है उसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, बट स्टिल हमें कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए होगी ड्यू टू रिकर्सिव फंक्शन कॉल। अगर ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल ना हो तो हमें मेमोरी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमें इसकी कोई कॉपी क्रिएट नहीं करनी होगी, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी होगी कि, लेकिन क्योंकि रिकर्सिव कॉल हो रही है, फंक्शन खुद को खुद ही कॉल कर रहा है, या आपका जो एल्गोरिदम है वो खुद को खुद ही कॉल कर रहा है, तो जब वो कॉल करेगा तो उस कॉल की अलग कॉपी को मेंटेन करने के लिए, उसके स्टैक को स्टोर करने के लिए, हमें उसकी कॉल की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो है वो मेमोरी चाहिए होगी। तो इट मीन यहाँ पर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो ऑफ लॉग एन। यानी लॉग एन का मतलब क्या है, वो इंक्रीज़ ज़रूर होगी लेकिन बहुत कम अमाउंट में। अब ये हमें कैसे पता चला कि वो लॉग ऑफ एन जो है वो कम अमाउंट लेगा और जो ओ ऑफ वन है वो कांस्टेंट है? ये होती हैं बिग नोटेशंस जो आपको पहले पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर ओ ऑफ वन है तो इसका क्या मतलब है, ओ ऑफ लॉग एन है तो इसका क्या मतलब है, और अगर ओ ऑफ एन है तो इसका क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं बिग ओ नोटेशन की। बिग ओ नोटेशन हमारा क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जो है वो अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, कि अगर हम इनपुट बढ़ाते हैं तो उसके लिहाज से, इनपुट साइज़ के लिहाज से टाइम कितना बढ़ता है, उसको रिप्रेजेंट कराते हैं। और ये कुछ कॉमन नोटेशंस हैं जो आप आगे इन डिटेल जब पढ़ेंगे, अगर आप कंप्यूटर सीएस को परस्यू करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी एल्गोरिदम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे फाइंड कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर हमें पहले ये समझना है कि एक्चुअली इनका मतलब क्या होता है। अगर आपको कहा जाए कि ये जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन है तो इसका क्या मतलब होता है, ओ लॉग एन है तो इसका क्या मतलब होता है, ओ एन है तो इसका क्या मतलब होता है। देखें, पहली चीज़ ओ वन है, मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ जो पिछली स्लाइड में हमने बात की, कि टाइम कांस्टेंट रहता है। अगर आपकी इनपुट का साइज़ बढ़ता जाए तब भी आपकी जो इनपुट साइज़ के लिहाज से टाइम है उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहता है। ये तब होता है जब आपकी
रिक्वायरमेंट ऐसी हो, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि आपने एक आइटम फाइंड करना है लिस्ट में से जिसका आपको पता है कि वो कहाँ मौजूद है, उसका इंडेक्स नंबर। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर एक लिस्ट के अंदर, एक एरे के अंदर आपको पता है कि आपने 6 वाले इंडेक्स को एक्सेस करना है, या आपका टारगेट नंबर जो है वो 6 है जो कि 5th इंडेक्स पे मौजूद है, तो इसका मतलब है उसका टाइम वही रहेगा, चाहे टोटल लिस्ट का साइज़ 10 था या टोटल लिस्ट का साइज़ 1000 था। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? इसका मतलब है जितनी मर्ज़ी लिस्ट में इनपुट का साइज़ आप बढ़ा दें, आपका जो टाइम है वो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज़ O ऑफ 1। तो ये होता है हमारा O ऑफ 1 जो कांस्टेंट टाइम को रिप्रेज़ेंट करता है, यानी अगर किसी भी एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 है तो इसका मतलब है इनपुट साइज़ का उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। साथ डायग्राम में आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है जो कि O1 को रिप्रेज़ेंट कर रही है, इसका मतलब है इनपुट साइज़ जितना मर्ज़ी बढ़ता जाए, टाइम वही रहेगा, इट डज़न्ट मैटर, राइट? अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है हमारा O log n। ये हमारा आता है, आप यूँ समझ लें, यानी सेकंड वाला एक टाइम चेंजिंग का बिग ओ नोटेशन जिसमें कम चेंज आता है। यानी आप यूँ कह लें कि इनपुट साइज़ बढ़े भी तो टाइम पे कम इफ़ेक्ट आता है। यानी अगर किसी भी एल्गोरिदम का बिग ओ नोटेशन के अंदर लॉगरिथमिक टाइम है, यानी ओ लॉग एन है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो टाइम है वो बहुत स्लोली इंक्रीज़ होगा, इवन कि आप जो है वो अपनी इनपुट साइज़ अगर बेशक बढ़ाते जाएँ, राइट? यानी आप बहुत इंक्रीज़ भी कर देंगे अपनी इनपुट साइज़, तब भी बहुत थोड़ा इफ़ेक्ट आएगा आपके उस एग्ज़ीक्यूशन टाइम पे, या आपकी जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके ऊपर। इसकी एग्ज़ाम्पल बाइनरी सर्च है और ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे देखें बाइनरी सर्च है, हमें पता है कि बाइनरी सर्च में हर दफ़ा हम जब करते हैं तो हम अपनी लिस्ट को हाफ़-हाफ़ में डिवाइड कर देते हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट को माइंड में लाएँ कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बड़ी लिस्ट होती है उसमें से मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट से कंपेयर करते हैं, आइदर उसका लेफ्ट हाफ़ लेते हैं या फिर राइट हाफ़ लेते हैं। फिर जो हाफ़ लेते हैं उसका फिर मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, फिर उसको हाफ़ कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी 1000 की लिस्ट भी थी, तो आप पहले उसका हाफ़ फाइंड करेंगे, फिर उसका हाफ़ फाइंड करेंगे, फिर उसका हाफ़ फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब है कि साइज़ तो उसका छोटा होता जा रहा है। तो जितना साइज़ छोटा होता जा रहा है, उतना उसको टाइम भी तो कम ही लगेगा ना वो चीज़ फाइंड करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी लिस्ट ऑटोमैटिकली हाफ़ होती जा रही है हर टाइम। पहले वो 500 होगी, फिर उससे कम होगी, 250, फिर उससे कम होगी, यानी उसका साइज़ आधा होता जा रहा है, जो हमारा बाइनरी सर्च का एक एल्गोरिदम काम करते हैं। तो उसका मतलब है उसका टाइम बहुत स्लोली इंक्रीज़ होता है, अगर आपकी जो इनपुट इंक्रीज़ होती है। यानी अगर आपको लगेगा भी टाइम तो थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा, यानी अगर लिस्ट छोटी होगी तो उसमें नंबर फाइंड करने में थोड़ा-सा कम टाइम लगेगा, और अगर लिस्ट आप उसकी डबल कर दोगे तो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उस पे नहीं आएगा। यानी लॉगरिथमिक लॉग तभी यूज़ करते हैं जब थोड़ा कम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा हो, यानी ग्रेजुअल इंक्रीज़ भी आप इसे कह सकते हैं, और वो इनपुट साइज़ के लिहाज़ से उसका कम इफ़ेक्ट शो करता है। फिर आता है ओ ऑफ एन। इसमें तो सीधा-सीधा आप कह लें डायरेक्टली इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे ही आपकी इनपुट साइज़ इंक्रीज़ होगा, वैसे ही उतना ही उसी सीक्वेंस में आपका लीनियर जो टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी एग्ज़ाम्पल कैसे है, जैसे मैंने सर्च करना है अपनी लीनियर सर्च के अंदर या लिस्ट के अंदर, जैसे हमने कोई नंबर सर्च करना है, तो जितनी अब उसमें क्या होता है कि हमने कंपेयर करना होता है, हर एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से कंपेयर करके चेक करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी लिस्ट का एन साइज़ 5 था तो कंपैरिज़न कम थे तो कम टाइम लगा, लेकिन अगर वही साइज़ 5 की जगह मैं 10 कर देती हूँ, 20 कर देती हूँ, 30 कर देती हूँ, तो जितना मैं एन यानी लिस्ट का साइज़ बढ़ाती जा रही हूँ, उतना टाइम भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली इंक्रीज़ होता है आपके इनपुट साइज़ के साथ। जितनी इनपुट बढ़ी, उतना ही आपका जो है वो टाइम भी इंक्रीज़ कर जाता है। अब बात करते हैं ज़रा अपने बिग ओ नोटेशन की अगली 2 टाइप्स की, जो कि है ओ एन लॉग एन और ओ एन स्क्वायर। एक को कहते हैं लीनियरिथमिक टाइम और एक को क्वाड्रेटिक टाइम। जो ओ एन लॉग एन है इसको बेसिकली आप कह सकते हैं एन ऑफ लॉग एन, यानी कि ये हमारा एन एलिमेंट हर एलिमेंट के लिए लॉग ऑफ एन के लिहाज से इंक्रीज होता है। उसको समझने के लिए पहले हमें मर्ज और क्विक सॉर्ट को समझना होगा, क्योंकि मर्ज और क्विक सॉर्ट जो है वो ओ एन लॉग एन की बेस पे काम करते हैं, जिसके अंदर हम हर एलिमेंट यानी बेसिकली n को log n की फॉर्म में लेके चलते हैं। ये बेसिकली हमारी जो पिछली लीनियर थी, जो ओ एन था, उससे थोड़ा स्लोअर होता है, और जो हमारा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक टाइम ओ एन स्क्वायर है, इससे ज़रा फास्टर होता है।
अब पहले समझते हैं कि मर्ज सॉर्ट क्या होता है और क्विक सॉर्ट क्या होता है, क्योंकि ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपको इसकी लॉजिक भी समझ में नहीं आएगी, और मर्ज और क्विक सॉर्ट का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आपने पिछली क्लास में बबल सॉर्ट और अपने एक सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा था। अब बात कर लेते हैं ये मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट क्या होता है। देखिए, मर्ज सॉर्ट का मतलब ये है कि आप अपनी लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करें, उन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करें और फिर उन्हें इकट्ठा कर दें। इसकी एग्ज़ाम्पल पहले रियल लाइफ़ एक ले लेते हैं। लेट्स सपोज़ आपके पास कोई फाइल्स हैं या बुक्स हैं, उनका एक पाइल आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उसे सॉल्व करना है। अगर आपने उसके ऊपर मर्ज सॉर्ट अप्लाई करना है, आप क्या करें कि उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर लें। दोनों ग्रुप को अलग-अलग पहले सॉर्ट कर लें और फिर दोनों अलग-अलग सॉर्टेड ग्रुप को कंबाइन करके एक वापस उनकी पाइल बना दें, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी या लिस्ट थी, अगर हम यहाँ प्रोग्रामिंग में बात करें तो इसका मतलब है हम अपनी लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फिर यानी हमने n अपने जो एलिमेंट्स थे उनको जो है वो 2 लिस्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम उनके ऊपर दोनों के ऊपर अलग-अलग सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, उनको अलग से सॉर्ट करेंगे और फिर उनको कंबाइन कर देंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं n log n, राइट? यानी दोनों लिस्टों को हाफ पार्ट में डिवाइड करके सॉर्ट करें एंड देन उन्हें कंबाइन कर दें, मर्ज कर दें, तो ये मर्ज सॉर्ट बन जाता है। फिर अगर बात करें क्विक सॉर्ट की, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों डिवाइड एंड कन्क्योर मेथड कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनको पहले डिवाइड करें, उसके ऊपर उन प्रोसेसिंग करें एंड देन उनको दोबारा जॉइन कर दें। क्विक सॉर्ट भी हमारा डिवाइड एंड कन्क्योर मेथड कहलाता है। क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं हम कि हमें कोई मिडल पॉइंट, जिसे पाइवोट पॉइंट भी अक्सर कहते हैं, वो ले लेते हैं, कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनको लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं और जो बड़े एलिमेंट होते हैं उनको राइट साइड पे प्लेस कर देते हैं और फिर उनको एक अरेंज्ड फॉर्म में रख देते हैं, यानी अरेंज कर लेते हैं दोबारा से, और फिर वो क्विक सॉर्ट बन जाता है। एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मेरे पास 4 आइटम की लिस्ट है, 1, 3, 7, 9, और मैंने क्या किया कि 7 को पाइवोट पॉइंट, मिडल पॉइंट कंसिडर किया। अब इस 7 के इर्द-गिर्द मेरे पास 4 एलिमेंट थे, 1, 3, 7, 9। तो 1 और 3 क्योंकि छोटे थे तो मैंने उन्हें 7 की लेफ्ट साइड पे रख दिया। 9 क्योंकि बड़ा था तो उसे उठा के मैंने उसकी राइट साइड पे रख दिया। और फिर मैंने 1, 3 को भी देख लिया कि क्या वो अरेंज फॉर्म में है, और उसके बाद मेरी जो कंबाइन एक सॉर्टेड लिस्ट बन गई वो क्विक सॉर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्विक सॉर्ट के भी अंदर अपनी लिस्ट को डिवाइड किया, किसकी बेस पे? एक मिडल पॉइंट की बेस पे। अब वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने बहुत ही कोई गलत मिडल पॉइंट ले लिए जिसकी वजह से आपको बहुत टाइम लग जाए। अदरवाइज़ जैसे हमने छोटी-सी लिस्ट की बात की, हमने 7 पाइवोट मिडल पॉइंट लिया, 1 और 3 को एक साइड पे रखा लेफ्ट साइड पे, छोटे नंबर को और बड़े नंबर को उसकी दूसरी साइड पे प्लेस करके हमने लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। अब इस मर्ज सॉर्ट के अंदर और इस क्विक सॉर्ट के अंदर, दोनों के अंदर हमारा जो n log n का फ़ॉर्मूला वो यूज़ हुआ, यानी n एलिमेंट के लिए हमने उनका जो बेसिकली टाइम था वो log ऑफ n के लिहाज से इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि हमने दोनों को पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर पार्ट्स को अरेंज करके कंबाइन करके इंटीग्रेट करके रख लिया। तो ये हमारी एग्जांपल होगी लीनियरिथमिक टाइम की, जिसे हम कहते हैं O ऑफ n log n। अब बात करते हैं ओ एन स्क्वायर की, जो बेसिकली क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 4 टाइम्स, समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज़ 4 टाइम्स। सो ये क्या होता है कि जब आपकी इनपुट इंक्रीज़ होती है तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4 टाइम आपकी जो वो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये कब होता है? नेस्टेड लूप में। नेस्टेड लूप के अंदर, क्योंकि एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, तो जब हमारी इनपुट इंक्रीज़ होती है तो ऑलमोस्ट हमारा जो टाइम है वो क्वाड्रेटिकली यानी 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा ओ एन स्क्वायर जो है वो बहुत फास्टली रिप्रेजेंट करता है इनपुट साइज़ के साथ टाइम के इंक्रीज़ को। यानी अगर हमारे किसी भी एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अगर ओ एन स्क्वायर आती है तो इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इनपुट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ उसका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 4 टाइम्स। जैसे हमने नेस्टेड लूप की बात की कि अगर हर का एलिमेंट को कंपेयर करना होगा और हमने नेस्टेड लूप यूज़ किया होगा, तो ऑलमोस्ट हमारा जो इंक्रीज़ ऑफ टाइम होगा वो क्वाड्रेटिक टाइम होगा, यानी ओ एन स्क्वायर होगा। तो यहाँ हमने ये सारी बिग ओ नोटेशन डिस्कस कर ली, ताकि आपको कहीं भी जब कोई भी ये नज़र आए बिग ओ नोटेशन, तो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा, अगर इसका ओ एन है तो इसका क्या मतलब है, अगर ओ एन लॉग एन है तो इसका क्या मतलब है, ओ एन स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब है, कि इनपुट के इंक्रीज़ करने से इसके साइज़ पे टाइम और स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से क्या फ़र्क पड़ेगा और कितना इंक्रीज़ आएगा। ओके, सो लेट्स वाइंड अप टुडेज़ लेक्चर हियर, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।
सो आज की लेक्चर का जो बेसिक क्रक्स है वो ये है कि हमने बिग ओ नोटेशन सीखी कि किस तरीके से हम किसी भी एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। बेसिकली आपने माइंड में सिर्फ क्या रखना है कि किसी भी एल्गोरिदम के अंदर हमने ये चेक करना होता है कि अगर उसकी इनपुट का साइज़, यानी बेसिकली इनपुट के साइज़ से मुराद नंबर ऑफ स्टेप्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो उसका हमारे टाइम और स्पेस पे क्या इफ़ेक्ट आता है। क्या हमारा टाइम किस तरीके से इंक्रीज़ होता है, क्या इंक्रीज़ होता है ग्रेजुअली या फिर ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होता है, क्वाड्रेटिक में होता है या डबल होता है, या फिर स्पेस की रिक्वायरमेंट हमारी कितनी चेंज होती है, क्या वो फ़िक्स रहती हैं या फिर चेंज होती हैं। तो बेसिकली माइंड में रखने वाली सिर्फ़ यही बात है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने चेक क्या करना होता है। बाकी आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी confusion, you can ask me in the comment section. And if you like this video, then do like and subscribe my channel. Thank you for watching.